नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र राकेश प्रजापत। शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, अपनी नई सभा। टॉपिक का नाम, कल का टॉपिक जहां एंड हुआ था उसके साथ ही टॉपिक का नया नाम मैंने अनाउंस कर दिया था कि अगली जो चीज़ पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जिसको हिंदी वर्डली मीनिंग उसका उदारीकरण है, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण है, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण है। वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप चलेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ कैसे क्या होती है। जो चीज़ समझने की होगी जो समझेंगे, और जो समझने की नहीं होगी, जो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं उनको डायरेक्ट याद करते हुए चलेंगे। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लिबरलाइजेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। नॉर्मल सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LPQ के स्थान पे LPG को अपना लिया था, जिसका पहला ही वर्ड आया था लिबरलाइजेशन। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो जो प्रतिबंध लगा रखे थे, इंडस्ट्रीज पे जो जो प्रतिबंध लगा रखे थे उनमें लीनियंट होना, मतलब उनमें उदारता बरतना, उनमें थोड़ा शिथिल हो जाना, जो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे उनको थोड़ा ढीला कर देना। कब शुरू किया था? 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ में, मतलब जो 1991 की कौन सी नीति आई थी दोस्तों, औद्योगिक नीति आई थी, उसके साथ ही शुरू किया गया था क्या, लिबरलाइजेशन। कैसे किया गया था? वैसे तो मैं आपको ये जो चीज़ें हैं वो मैं लास्ट टॉपिक में बहुत डिटेल समझा चुका हूँ, फिर भी मैंने यहाँ वापस थोड़ा ब्रीफ में लिया है। पहला है कि लाइसेंस की व्यवस्था को थोड़ा क्या किया गया, कम किया गया 1991 में, जहाँ 18 उद्योग ही ऐसे रखे गए जिनके लिए लाइसेंस की कंपलसरी बात कही गई। और आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में, सिर्फ 5 उद्योग ही ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। एक है तंबाकू और सिगार उद्योग, दूसरा है मादक पेय पदार्थ, तीसरा है औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, और 5वां आता है इसके अंदर रसायन खतरनाक वाले। ठीक है, तो अभी 5 ही ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस क्या चाहिए, कंपलसरी चाहिए। 5 ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए लाइसेंस लेना ही लेना जरूरी है। बता दिया है, टोबैको, मादक पेय पदार्थ, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, एयरस्पेस और रक्षा उपकरण, और 5वां है खतरनाक रसायन। दूसरा जो लिबरलाइजेशन के अंदर में इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सार्वजनिक क्षेत्र की जो विद्यमानता थी दोस्तों, उसको कम किया गया। 1956 में जहाँ 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो किसके अंडर थी, जो 100% किसके पास में थी, गवर्नमेंट के पास में। ये 1956 की बात है दोस्तों। 1991 में इस 17 के नंबर को, डिजिट को कम करके और कहाँ ले आए, ये देखो 17 कितनी थी, 17। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1956 की थी 17, दोनों को जोड़ दिया गया और बाद में कितने पे लेके आ गया 8 पे ले आए। ठीक है, और आज प्रेजेंट डेट में सिर्फ 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो किसके पास है, गवर्नमेंट में। उसमें एक है रेल, दूसरा है परमाणु उद्योग। ये बात हुई दोस्तों लिबरलाइजेशन की। दूसरा टॉपिक हम जो इसके अंदर पढ़ते हुए चलेंगे वो टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट। सर आप पढ़ा तो LPG रहे हो, लिबरलाइजेशन पढ़ा रहे हो, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा रहे हो, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया? डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये मैं क्यों बीच में लाया हूँ, पर फिलहाल के लिए समझिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हिंदी मतलब होता है विनिवेश। मतलब अपना निवेश है उसको क्या कर देना, डिस कर देना। डिस कर देना मतलब कम कर देना। कम कर देना मतलब या तो क्या कर देना, खत्म कर देना, या क्या कम कर देना, कम कर देना। ठीक है, एक वर्ड यहाँ आया है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपको इस बार लिखी नहीं है, मैं आपको डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ और होप कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है PSU, यहाँ लिखा है पार्टी। PSU का दोस्तों वर्डली मीनिंग होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब सरकार की, सार्वजनिक क्षेत्र की जो यूनिट्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयाँ हैं वो PSU कहलाती है दोस्तों। PSU का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो ONGC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड हो गया, ONGC हो गया। अब PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर्स होते हैं उनको क्या करना है, सेल करना है किसी पार्टी को। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट की कोई भी PSU होगी, जैसे मैंने बात की है ONGC की, ONGC के शेयर्स जो हैं, ONGC का जो हिस्सा है, ONGC की मान लो अगर 100% कैपिटल है तो उसमें 50+1%, मतलब 50+1 मतलब मिनिमम कितना परसेंट, 50% प्लस एक शेयर किसके अंडर में होना चाहिए, 51% किसके अंडर में होना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। और किसी भी ऐसी संस्था जिसका 50%+1 शेयर किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी PSU कहलाएगी दोस्तों। और इसके ही शेयर को, पब्लिक सेक्टर PSU के ही शेयर को किसी भी अन्य पार्टी को बेच देना,
क्या कहलाता है दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब गवर्नमेंट द्वारा अपने शेयर्स को किसको बेच देना, आउटसाइडर किसी पार्टी को बेच देना, क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तरीका जो इसके अंदर आता है उसको हम बोलते हैं रिटेल मेथड। रिटेल मेथड मैं बता चुका हूँ आपको कि डिसइन्वेस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के मेथड होते हैं दो तरीके, डिसइन्वेस्टमेंट करने के होते हैं दो। एक मेथड है रिटेल मेथड, दूसरा मेथड आता है होलसेल मेथड। ठीक है, रिटेल मेथड में क्या होता है, जितने भी शेयर्स हैं, मान लो किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, तो एक साथ ज़्यादा शेयर्स नहीं बेचना। एक बार 500 बेच दिए, एक बार 100 बेच दिए, एक बार 300 बेच दिए, एक बार 200 बेच दिए, ऐसे शेयर्स को बेचना रिटेल डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है दोस्तों। बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचना, 10,000 शेयर थे, 3,000 शेयर्स क्या कर दिए गए, बेच दिए गए। बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचना क्या कहलाता है दोस्तों, होलसेल डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। मैं बात करूं चाहे रिटेल डिसइन्वेस्टमेंट की, मैं बात करूं चाहे होलसेल डिसइन्वेस्टमेंट की, दोनों ही केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके पास रहेगी दोस्तों, गवर्नमेंट के पास रहेगी। मेरी इस बात को ध्यान रखना कि डिसइन्वेस्टमेंट चाहे रिटेल टाइप का हो चाहे होलसेल टाइप का हो, दोनों ही केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके पास में रहेगी, दोनों ही रहेगी गवर्नमेंट के पास में। अब कि सर अगर गवर्नमेंट के पास ही रहेगी तो प्राइवेट का क्या रोल आया, प्राइवेट का रोल ये आया कि मान लो 10,000 शेयर थे किसी भी पीएसयू के पास में, 10,000 शेयर थे, उनमें से अगर 1,000 शेयर किसको बेच दिए गए, किसी राम नाम के आदमी को बेच दिए गए, तो ये प्राइवेट किसी बंदे को चले गए, यही क्या कहलाया, प्राइवेटाइजेशन कहलाया। बट 9,000 शेयर अभी भी किसके पास हैं, अभी भी किसके पास हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के पास है। मतलब मैनेजमेंट भी कौन देख रही है, गवर्नमेंट, और ओनरशिप भी किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में। बट अगर ये मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके पास में आ जाती है, प्राइवेट के हाथ में आ जाती है, प्राइवेट किसी बंदे के हाथ में, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट के हाथ में, प्राइवेट किसी कंपनी के हाथ में आ जाती है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन। मेरा समझाने का मतलब, डिसइन्वेस्टमेंट समझाने का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट की वो लिमिट जहाँ तक मैनेजमेंट और ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है तब तक तो वो डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। बट अगर मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके पास में चली जाए, प्राइवेट के पास में चली जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कहा जाएगा। होलसेल डिसइन्वेस्टमेंट का एक नाम और है दोस्तों, इसको स्ट्रेटेजिक सेल भी कहते हैं, सामरिक बिक्री भी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, किस किस टाइप से हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो डिसइन्वेस्टमेंट का टाइप है दोस्तों वो है डोमेस्टिक पब्लिक इशू। मतलब किसी भी पीएसयू द्वारा, पब्लिक सेक्टर यूनिट द्वारा अपने शेयर को बेच देना, सेल कर देना, किसमें, डोमेस्टिक मार्केट में। क्या कहलाएगा दोस्तों, डोमेस्टिक पब्लिक इशू कहलाएगा। किसी भी पीएसयू द्वारा अपने शेयर को बेच देना किस मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक पब्लिक इशू कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, तो यहाँ मान लो पीएसयू है ओएनजीसी, वो अपने शेयर सेल करती है इंडिया के शेयर मार्केट में, या ऐसे समझ लो कि वो अपने आप को निफ्टी में रजिस्टर्ड करवाती है और अपने शेयर का 10% हिस्सा किसको बेच देती है, मार्केट में बेच देती है। तो ये जो हिस्सा है ये डोमेस्टिक पब्लिक इशू कहलाता है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है दोस्तों जिसका नाम है क्रॉस होल्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकाटधारिता, हिंदी के बजाय इंग्लिश का ठीक है, क्रॉस होल्डिंग। ठीक है, किसी भी पीएसयू द्वारा अपने शेयर को क्या करना, सेल करना, किसको, अदर पीएसयू को, क्या कहलाएगा दोस्तों, क्रॉस होल्डिंग। वर्ड की मीनिंग ध्यान रखने हैं कि एक पीएसयू द्वारा अपने शेयर्स को किसी अदर पीएसयू को बेच देना क्या कहलाएगा, क्रॉस होल्डिंग। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है दोस्तों वेयर हाउसिंग, जिसको बोलते हैं भंडारण। किसी भी पीएसयू द्वारा अपने शेयर्स को सेल कर देना, किसको, किसी भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, मतलब सरकारी वित्तीय संस्थान को, और सरकारी वित्तीय संस्थान उन शेयर्स को होल्ड करके रखेगा। यहाँ ये ध्यान रखना, ये क्या करेगा, सरकारी वित्तीय संस्थान इन शेयर्स को होल्ड रखेगा। होल्ड कब तक रखेगा, जब तक ये शेयर सेल नहीं हो जाते। किसको दोस्तों, तो किसी थर्ड पार्टी को। जब तक ये शेयर जो पीएसयू ने किसको बेचे थे, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचे थे, और ये सरकारी वित्तीय संस्थान इन शेयर्स को होल्ड करके रखेगा। कब तक, जब तक ये शेयर किसी थर्ड पार्टी को वापस से बिक नहीं जाते। अगर आप दोस्तों अकाउंट से जुड़े हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, अंडर राइटिंग। अंडरराइटिंग अगर आपने वर्ड सुना होगा तो इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है जो किसी सरकारी संस्थान या किसी निजी संस्थान को अपने शेयर बेच देती है और वही शेयर वो अपने पास रखता है और फिर कंटिन्यूटी में आगे बेचता
रहता है। मेरी बात कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी पीएसयू द्वारा अपने शेयर्स को किसी वित्तीय संस्थान को बेच देना, और वो वित्तीय संस्थान उन्हें तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक वो शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को बेच नहीं दिए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो पीएसयू के मामले में वही ले लीजिए, ओएनजीसी ने अपने सेल किसको दिए, एसबीआई को। एसबीआई इन सेल्स को आगे बेचना चाहती है किसी अदर पार्टीज़ को, तो अदर पार्टीज़ को वो सेल तब तक नहीं बेचेगी जब तक अदर पार्टी उसके शेयर लेने के लिए नहीं आ जाती। ठीक है, अगला पॉइंट इसके अंदर आता है दोस्तों गोल्डन शेयर। गोल्डन शेयर को हिंदी में भी गोल्डन शेयर बोलते हैं। गोल्डन शेयर होते क्या हैं उस पर चलते हैं। किसी भी पीएसयू द्वारा अपने शेयर्स को सेल करना किसको, किसी भी पार्टी को, एनी अदर पार्टी को, बट कंडीशन क्या डाल दी है कि जो भी शेयर्स होंगे उसका 26% कौन रखेगा, वो रिटेन रखेगी कौन, गवर्नमेंट। किसके पास, अपने पास। कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पीएसयू का नाम है ओएनजीसी, इसने अपने शेयर सेल किए रिलायंस को शेयर किए, बट मान लो इसके पास 1000 शेयर थे, इन्होंने रिलायंस को शेयर कर दिए 7500, तो क्या ये गोल्डन शेयर्स होंगे? क्योंकि यहाँ पे इसके पास कितने शेयर्स बचे हैं, ओएनजीसी के पास सिर्फ 2500 शेयर बचे हैं, मतलब 26% शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इस केस में ये गोल्डन शेयर नहीं होगा दोस्तों। पर यही अगर इसी कंडीशन के अंदर ये ओएनजीसी अगर रिलायंस को शेयर बेच रही है, और रिलायंस को शेयर बेचने के साथ में ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस को 7000 शेयर ही बेचती है, अपने पास में कितने रख लेती है, 3000 शेयर अगर अपने पास में रख लेती है दोस्तों, तो ये जो शेयर्स बेचना कहलाएगा वो कहलाएगा गोल्डन शेयर। और गोल्डन शेयर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अगली जो मेथड्स आता है डिसइन्वेस्टमेंट का, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। आपको मैंने बताया था कि डिसइन्वेस्टमेंट के 2 तरीके, एक रिटेल बताया था, एक होलसेल बताया था। होलसेल डिसइन्वेस्टमेंट ही क्या कहलाता है दोस्तों, होलसेल डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाता है स्ट्रेटेजिक सेल। किसी भी पीएसयू द्वारा अपने शेयर्स को स्ट्रेटेजिक किसी बायर को बेच देना क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक बायर का मतलब किस मात्रा में बेचना है, अपने शेयर्स को किस मात्रा में बेच देना है, बड़ी मात्रा में बेचना। बड़ी मात्रा में बेचना क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजिक सेल। एक इसके अंदर पॉइंट आता है दोस्तों, आपने कई बार ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो सुने होंगे। उसमें एक शब्द आपने सुना होगा जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, जिसको बोलते हैं वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें। एक वर्ड सुना होगा एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। एक सुना होगा आपने आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। होता क्या है वो चीज़ को समझते हैं। देखो, किसी भी पीएसयू द्वारा अपने शेयर्स को क्या करना, सेल। किसको बेचना है इस बार बेचना है फॉरेन इन्वेस्टर को। बट सेल के बाद में, बेचने के बाद में जो पीएसयू क्या करेगी, एक इशू करेगी एक रिसिट, और उस रिसिट को ही क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। क्या इशू कर रही है, रिसिट इशू कर रही है। कौन से लेवल पे, ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर, और किस लिए, डिपॉजिट करने के लिए। इन्होंने जो अपने पैसे दिए हैं पीएसयू को उसके लिए। देखो विद एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो जो अपनी पीएसयू है, पीएसयू का नाम मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओएनजीसी। चलो ओएनजीसी को छोड़ देते हैं, इस बार BHEL ले लेते हैं। भेल नाम की एक पीएसयू है, इसने अपने शेयर बेचे मान लो टेस्ला कंपनी को। टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क की कंपनी है उसको अपने शेयर बेचे। भेल के पास में मान लो यूनिट्स कितने थे, 10,000 शेयर थे। टेस्ला कंपनी ने 10,000 शेयर खरीदे, जिसमें से मान लो 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर खरीदे, 1,000। और एक शेयर कितने रुपए का था, 500 रुपये का था। तो टोटल मिला के टेस्ला कंपनी ने भेल को कितने रुपए दिए दोस्तों, 5 लाख रुपए दिए हैं। और ये पैसे किसने दिए हैं, ये पैसे दिए हैं टेस्ला कंपनी ने भेल को। कितने रुपए दिए हैं, 5 लाख। तो भेल बदले में क्या करेगी, भेल बदले में इसको एक क्या करेगी, इसको एक रिसिट इशू करेगी। इसको एक रिसिट इशू करेगी, और जो रिसिट इशू करेगी उस रिसिट को ही क्या बोला जाएगा, GDR बोला जाएगा। ठीक है, अगर यही कंपनी, यही टेस्ला कंपनी किसकी हो, अमेरिका की हो, तो अमेरिका की होने के कारण, क्योंकि नागरिकता किसकी है, अमेरिका के होने के कारण यहाँ GDR नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। यही इसी एग्जाम्पल को मैं अगर वाई से वर्षा करता हूँ, तो टेस्ला की कंपनी है, उस टेस्ला की कंपनी के शेयर कौन खरीदती है, भेल खरीद लेती है। तो इस केस में
भेल तो क्या करेगी, पेमेंट करेगी किसका, रुपीज़ का, और टेस्ला कंपनी भेल को क्या देगी, भेल को एक रिसिट देगी, और उस रिसिट को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। इस बार शेयर किसने खरीदे हैं, भेल ने, और टेस्ला कंपनी क्या इशू कर रही है, रिसिट इशू कर रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको GDR कंप्लीट हुआ होगा, और GDR के साथ में भी आप कुछ चीज़ समझे होंगे, उसको बोले होंगे ADR और IDR। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कैसे कैसे हुई है उसको अपन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। यूँ कहूँगा दोस्तों के देख लेते हैं, क्योंकि समझने वाला कोई स्पेसिफिक पॉइंट है नहीं, याद करना है। डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया कब प्रारंभ हुआ, मैंने आपको बताया था कि 1991 से LPG की नीति इंडिया ने अपना ली थी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही थी। उसी में प्राइवेटाइजेशन का एक पॉइंट है, कंपोनेंट है डिसइन्वेस्टमेंट। उसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में 31 PSU के साथ में, 31 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ में डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट आयोग बनाया गया दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1996 को। इनके अध्यक्ष जो बनाए गए, पहले अध्यक्ष जो थे वो थे JV रामकृष्ण। इसका समापन हुआ था दोस्तों 30 नवंबर 1999 को। क्या कर दिया गया था, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को समाप्त कर दिया गया था। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए बनाया गया, तो 3 साल के लिए। किस आयोग की स्थापना हुई, तो विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। फिर क्या हुआ आगे, 10 दिसंबर 1999 को, मतलब 30 तारीख को हमने ख़त्म किया, और 10 दिनों के बाद ही विदिन 10 डेज हमने क्या किया गया, एक विनिवेश विभाग की स्थापना कर ली, जिसको बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की क्या कर दी गई दोस्तों, स्थापना कर दी गई। कब की गई, 10 दिसंबर 1999 को। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट में। मतलब डिपार्टमेंट को किसका दर्जा दे दिया गया, मिनिस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। और कब किया गया, ये सितंबर 2001 में। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1991 से लेके 2001 तक बहुत सारी PSUs के डिसइन्वेस्टमेंट हो चुके थे। अब डिसइन्वेस्टमेंट का काम धीरे धीरे कम हो गया था, तो इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाने की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए 27 मई 2004 को डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ला दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साल आ गया 2005, और एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया दोस्तों, जिसका नाम रखा गया नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब क्या था कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्राप्त फंड है उसका क्या करना है, यूज़ करना है। मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे मिलेंगे उनका यूज़ करना है। और यूज़ करने के सिर्फ 2 मेथड बताए गए, एक तो सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करो, और एक अदर PSU की कैपिटल बेस को क्या करना है, सुधारने के लिए। मान लो ONGC के शेयर बेचे और किस में लगा दिए, भेल में लगा दिए, भेल के शेयर बेचे और कहाँ लगा दिए पैसे, ONGC में लगा दिए, उसकी कैपिटल को सुधारने में लगा दिए। एक प्रोजेक्ट तो आया कि सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट ठीक करो, मतलब एजुकेशन पे जोड़ दो, हेल्थ पे जोड़ दो और एम्प्लॉयमेंट पे जोड़ दो। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट से जो फंड मिला है उसको शिक्षा के क्षेत्र में लगाओ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाओ और रोजगार के क्षेत्र में लगाओ। दूसरा बताया कि अदर PSU की कैपिटल बेस, मतलब उसकी पूंजी में क्या कर दो, सुधार कर दो। फिर लास्ट में आता है दोस्तों कि 14 अप्रैल 2016 को डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नया नाम करके DIPAM रख दिया गया। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, याद रखना। DIPAM की डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट होता है दोस्तों। और आज प्रेजेंट डेट में ये नोडल डिपार्टमेंट है किसका, स्ट्रेटेजिक सेल का। जो सामरिक बिक्री मैंने आपको बताई थी, जो स्ट्रेटेजिक सेल के अंदर होलसेल डिसइन्वेस्टमेंट बताया था, उसका नोडल डिपार्टमेंट कौन है, DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट है। इसके साथ ही डिसइन्वेस्टमेंट के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है, कहाँ से शुरुआत हुई डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर। मैंने बताया था कि चाहे रिटेल डिसइन्वेस्टमेंट हो, चाहे होलसेल डिसइन्वेस्टमेंट हो, जो भी मैनेजमेंट और ओनरशिप है वो किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी। बट अगर मैनेजमेंट और ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, प्राइवेट हाथों में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो वो हाथों में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। मैनेजमेंट और ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में, क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन। या प्राइवेट सेक्टर में क्लोज एंट्री को क्या कर देना, खोल देना। जैसे अभी इंडियन रेलवे में हुआ है। इंडियन रेलवे में क्या किया गया है, इंडियन रेलवे में पहले 100% रेल किसकी थी, गवर्नमेंट की। आजकल तेजस चली है,
या ऐसे बोल देते हैं वंदे भारत चली है, ये पीपीपी मॉडल पे काम कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को खोल दिया गया है। किसके अंदर खोल दिया गया है? रेलवे के अंदर। तो ये भी किसका पार्ट है दोस्तों? ये भी प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है प्राइवेटाइजेशन करने के? पहला है सप्लाई साइड में अगर अपन देखते हैं तो सप्लाई साइड में है कि गवर्नमेंट की रिसीट को बढ़ाना। अगर हम किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अगर गवर्नमेंट की संपत्तियों को बेचेंगे तो गवर्नमेंट की आय में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। गवर्नमेंट की रिसीट्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसको कौन सी साइड बोला जाता है? सप्लाई साइड बोला जाता है, या बोल सकते हैं कि आपूर्ति पक्ष बोला जाता है। दूसरा आता है डिमांड साइड। डिमांड साइड का मतलब है इससे क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। जैसे रेलवे के अंदर पहले सिर्फ गवर्नमेंट की रेल चलती थी, आजकल प्राइवेट पीपीपी मॉडल के तहत भी रेल चली है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो प्राइवेटाइजेशन के दो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, एक सप्लाई साइड और एक डिमांड साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सरकार की आय का बढ़ना प्राइवेटाइजेशन की कौन सी साइड है? तो सप्लाई साइड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना प्राइवेटाइजेशन के थ्रू कौन सी साइड है? तो डिमांड साइड। फिर आता है कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन के लिए? क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए दोस्तों? अर्थव्यवस्था में उदारीकरण होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अंदर घुसने ही नहीं देगी इकोनॉमी में तो प्राइवेटाइजेशन होगा कैसे? दूसरा आता है वेल डेवलप्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल मार्केट। किसी भी पीएसयू को अपने शेयर्स बेचने हैं, शेयर्स कहाँ? घर घर जाके तो पीएसयू बेच नहीं सकती। कहाँ बेचेगी दोस्तों? कैपिटल मार्केट में बेचेगी। तो सबसे वेल डेवलप्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट खुद ही सोच रहा है कि किसके तो शेयर्स कब बिके, किसी कब खरीदे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल डेवलप्ड कैपिटल मार्केट होना चाहिए। उद्यमी वर्ग की उपलब्धता होनी चाहिए। उद्यमी वर्ग एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे एयर इंडिया को बेचा था गवर्नमेंट ने, जब एयर इंडिया को अभी थोड़े दिनों पहले बेचा था, तो मान लो अगर कोई खरीदार ही नहीं होता, कोई एंटरप्रेन्योर ही नहीं होता, तो गवर्नमेंट बेचती किसको? तो प्राइवेटाइजेशन के 3 कंडीशन हैं। पहले तो क्या होना चाहिए? लिबरलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा कैपिटल मार्केट होना चाहिए अच्छा, और तीसरा एंटरप्रेन्योर वर्ग होना ही होना चाहिए। फिर इसके अंदर आता है दोस्तों एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है या पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करने के लिए बोलिएगा।